हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम रिवाइज करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स ऑफ नीट लेवल। तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है? किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में बताता है कि कितना रिएक्टेंट कितने टाइम में खत्म होगा, कितना परसेंटेज वहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पर हम दो तरह की रेट का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि अगर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस ज़्यादा होता है कि सपोज कोई रिएक्शन है वो स्टार्ट हो रही है किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ पर आपको इनिशियली कंसंट्रेशन गिवन है और कुछ टाइम बाद का कंसंट्रेशन वहाँ पर गिवन है और पूछा है तो बताओ रेट क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, रेट सिंपली कैसे निकालते हैं? जैसे हमें रेट निकालना है तो क्या होगा, वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर कंसंट्रेशन में चेंज जाता है तो उसको हम एवरेज बोल देंगे, और अगर बहुत स्मॉल वहाँ पे वेरिएशन है तो उसे हम इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत स्मॉल टाइम डिफरेंस होगा तो इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। तो रेट हम कैसे निकालेंगे? रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट क्या होगा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? डी सी अपॉन डी टी। राइट, तो ये आपको रेट मिल जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब किसी भी रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है। आप रिएक्टेंट के थ्रू भी यहाँ पे रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के थ्रू भी यहाँ पर रेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आप रिएक्टेंट के थ्रू रेट का कैलकुलेशन करें, चाहे प्रोडक्ट के थ्रू रेट का कैलकुलेशन करें, दोनों से रेट क्या मिलती है आपको? सिमिलर मिलती है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर रेट का कैलकुलेशन करते हैं वो भी देख लेते हैं। कि इसके लिए हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। हम एक यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि सपोज आपको कोई रिएक्शन दे रखी है तो उससे आप रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको यहाँ पर रिएक्शन गिवन है N2+3H2 अमोनिया फॉर्मेशन की हम बात करते हैं सिंपली। N2+3H2 इनकी रिएक्शन से क्या हो रहा है? अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो रेट आप रिएक्टेंट की टर्म में भी बता सकते हैं, आप प्रोडक्ट के टर्म में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो रेट हम क्या बोलेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और टाइम में जो टाइम ले रहा है कंसंट्रेशन को चेंज करने में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो हम रिएक्टेंट की टर्म में भी रेट बता सकते हैं, प्रोडक्ट की टर्म में भी रेट बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ओनली रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट का भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे मीन्स कंज्यूम होने का कुछ रेट होगा और प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोड्यूस होने का कुछ रेट होगा। तो रिएक्टेंट के जो कंज्यूम होने की रेट होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज N2 कंज्यूम हो रहा है तो फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन C2 - C1 अपॉन T करें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट की रेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या होगा? -D ऑफ N2 अपॉन dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम टेकन। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस लेंगे वो कैसा मिलेगा? यहाँ पर नेगेटिव। तो रेट कभी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा? -D H2 अपॉन dt। एंड सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा? यहाँ पे DNH3 अपॉन dt। ठीक है,
अमोनिया का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा ही, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का डिफरेंस पॉजिटिव ही आना है। तो जब रिएक्टेंट यूज में लेंगे तो उसकी रेट को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? ताकि जो डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन का नेगेटिव, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट के अपीयरेंस की बात की। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की रेट की बात करें तो आप रिएक्शन की रेट किसी के थ्रू भी कैलकुलेट करें, रिएक्शन की रेट सबके थ्रू क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि N2 का 1 मोल जब कंज्यूम होगा तो उसके रेस्पेक्ट में H2 का कितना मोल? 3 मोल कंज्यूम हो जाएगा, राइट। जब N2 का 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया का 2 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मीन जब N2 का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पे 3 मोल ऑफ H2 कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मीन्स H2 के कंज्यूम होने की रेट N2 के कंज्यूम होने की रेट से क्या होगी? 3 टाइम्स होगी। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस डी N2 अपॉन dt। अब बिकॉज H2 के कंज्यूम होने की रेट N2 के कंज्यूम होने की रेट का 3 टाइम्स था, दोनों के इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे? जो भी कोफिशिएंट है उसको यहाँ पे अपॉन में डाल देंगे, -1/3 dH2 अपॉन dt। तो H2 के जो भी डिसअपियरेंस होने की रेट थी उसका 1/3 कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों की रेट आपस में क्या हो जाएगी? बराबर n 1/2 d NH3 अपॉन dt। तो ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं यहाँ पे रेट लॉ, ठीक है। चलिए रेट लॉ की हम बात करते हैं सेकंड। तो रेट लॉ के अंदर हमें क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन ही पता चलती है, बट वहाँ पे ये पता चलता है कि रिएक्शन में जो रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट पर किस तरीके से डिपेंड करती है, राइट। तो रिएक्टेंट पे जिस तरीके से डिपेंड करती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन करते हैं। तो रिएक्शन की जो रेट होती है, सपोज हम कोई रिएक्शन की बात करें, स्मॉल a प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, इनकी रिएक्शन से कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D, स्मॉल a b c d, यहाँ पे ये सब क्या है? कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या बोलता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे इनकी पावर में अल्फा एंड बीटा 2 कंपोनेंट होते हैं। अब जो अल्फा एंड बीटा है वो क्या होता है? यहाँ पे ऑर्डर होता है। तो रेट क्या होगा? k a पावर अल्फा b पावर बीटा। तो अल्फा एंड बीटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। अल्फा एंड बीटा क्या बताएगा कि यहाँ पर रिएक्शन का रेट a पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, बीटा क्या बताएगा यहाँ पे रिएक्शन का रेट b पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अल्फा एंड बीटा 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू अगर 0 मान लें तो इसका मीन्स ये क्या हुआ? रेट a पर इंडिपेंडेंट हुआ। अगर a का पावर 0 हुआ तो मीन्स रिएक्शन की रेट a पर इंडिपेंडेंट हुआ। अगर अल्फा का वैल्यू 1 हुआ तो मीन्स रिएक्शन का रेट a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अल्फा का वैल्यू 2 हुआ तो मीन्स रिएक्शन का रेट a की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप a को डबल कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम k की बात करें, k क्या है? रेट कांस्टेंट। k क्या होता है? रेट अपॉन a क्या है? कंसंट्रेशन। b क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम क्या ले सकते हैं? कंसंट्रेशन की पावर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अल्फा क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम के की यूनिट की बात करें, रेट का यूनिट क्या होगा? रेट हमने क्या निकाला है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड ये हो जाएगा इसका यूनिट, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर, कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस ऑर्डर अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रेट। ऑर्डर अगर 0 हुआ तो कंसंट्रेशन क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर ऑर्डर 1 हुआ तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। कंसंट्रेशन की पावर 0 मीन्स 1, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन सेकेंड यानी सेकंड इनवर्स। अगर ऑर्डर 2 हुआ तो ये क्या होगा? कंसंट्रेशन पावर माइनस 1। तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। हम यहाँ पे केवल 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि वही हमारे नीट सिलेबस में है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो हम 0 ऑर्डर की पहले बात करते हैं। 0 ऑर्डर क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगी। जब आप रेट लॉ की बात करते हैं तो आप
केवल और केवल रेट लॉ में रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें प्रोडक्ट नहीं होता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम पहले बात करेंगे जीरो ऑर्डर की, ठीक है। तो सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें जो रेट होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट की पावर जीरो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो रेट क्या हो जाएगा, के पावर आर पावर जीरो। तो आर पावर जीरो मीन्स क्या हो गया, के। तो रेट क्या है यहाँ पर, के बराबर। अब के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो रेट भी इसकी क्या रहती है, कांस्टेंट। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होती है या चेंज नहीं होती, और कंसंट्रेशन पर भी इंडिपेंडेंट होती है। कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर रेट चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस के की यूनिट की बात करें तो के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के किसके सिमिलर होगा, रेट के सिमिलर। रेट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, के की यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेट की बात करें, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी अगर हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं रेट क्या होगा, माइनस डी सी अपॉन डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। आर क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R1 माइनस R2 अपॉन टी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रेट के बराबर, के बराबर। तो ये क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R0 माइनस RT अपॉन टी, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टी टाइम अपॉन टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट यहाँ से आप निकाल सकते हैं, बिकॉज के का वैल्यू किसके बराबर है, रेट के ही इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट अपनी कंसंट्रेशन का आधा खत्म हो जाए, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, RT R0 बाय 2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। तो यहाँ पर टी हाफ किसके बराबर होगा, R0 अपॉन 2K के इक्वल। तो क्या मिल जाएगा आपको, हाफ लाइफ मिल जाएगा। अगर हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मींस रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए, जीरो। कंप्लीशन मींस रिएक्शन खत्म हो गई, तो ये रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, तो उसी आप क्या बोलेंगे, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर जीरो हो जाती है तो उसी आप क्या बोलेंगे, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे RT जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर T इनफाइनाइट, यहाँ पे T इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो किसके बराबर होगा, R0 अपॉन के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, हाफ लाइफ का डबल टाइम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्राफ है, वो ग्राफ हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर रेट की बात करें तो रेट के लिए क्या ग्राफ होगा। अब देखिएगा यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम रेट का यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो रेट कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगा, तो मीन्स ये इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा। सेकंड, हम हाफ लाइफ की यहाँ पर बात करें तो हाफ लाइफ का किस तरह से आपको मिलेगा, टी हाफ का कंसंट्रेशन पे अगर आप डिपेंडेंसी देखें तो टी हाफ क्या है, कंसंट्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टी हाफ का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो आपको यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट, अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इस रिएक्शन की बात करें तो रेट क्या होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो रेट क्या हो जाएगा, के आर, राइट। तो ये क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो रेट को आप क्या लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल टू के इंटू आर। यहाँ पे आर को इधर ले लें, टी को उधर भेज दें, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको के मिल जाता है, यहाँ पर 1 अपॉन टी एल एन आर नोड अपॉन आर टी। यहाँ पर आर नोड होगा इनिशियल कंसंट्रेशन और टी होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन एट टी टाइम। 10 बेस पे चेंज कर दें तो के कितना होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट
टी टाइम, राइट। तो ये क्या मिल जाता है आपको, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, वो यहाँ से देख लीजिए, के का यूनिट क्या होगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। आर को इधर भेजेंगे तो ये कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा। रेट क्या होता है यहाँ पे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन सेकंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। तो ये यूनिट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिट से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे पता लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता लगा, के का वैल्यू क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ क्या होगा, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यहाँ पे क्या हो जाए, इनिशियल का हाफ हो जाए। तो आर टी क्या होगा यहाँ पे, आर नोट अपॉन 2। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन इनिशियल का हाफ हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ बोलेंगे। तो यहाँ से हाफ लाइफ आपको क्या मिल जाता है, 0.693 अपॉन के, राइट। या फिर यहाँ पे आर टी को आर नोट बाई 2 पुट करेंगे तो आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग 2 का वैल्यू आपको पता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन के लॉग 2 यानी 0.3। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको जब क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कंपेरेटिवली इजी पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अगर हम कंप्लीशन की बात करें तो कंप्लीशन में रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। आर टी अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ही बताइए, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। लॉग इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे टाइम इनफाइनाइट का कितना लगने वाला है, इनफाइनाइट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपको पता है कि रिएक्शन कब खत्म होगी, यानी उस टाइम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो यहाँ पे टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट टाइम में जाकर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ क्या होगा, कौन कौन सा, यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पे कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट टाइम पर जाकर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है, 0 होती है। अगर आप यहाँ पे रेट का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो रेट का कंसंट्रेशन के साथ कैसा ग्राफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें हाफ लाइफ, टी हाफ का अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ देखेंगे तो टी हाफ कंसंट्रेशन पे क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ वेरी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ तो नॉर्मल ग्राफ है जो आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ अगर हम देखें सो ln r0 अपॉन RT ग्राफ हम यहाँ पे टाइम के साथ ड्रॉ करें तो क्या रिलेशन है, t इक्वल टू 1 अपॉन के ln r0 अपॉन RT। तो यहाँ पे ln r0 अपॉन RT क्या होगा यहाँ पर, k इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे ln r0 अपॉन RT के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, स्लोप आपको किसके बराबर मिलेगा, यहाँ पर के इक्वल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पे log r0 अपॉन RT ले सकते हैं, उसका टी के साथ ग्राफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log आएगा तो 2.303 भी आएगा, तो 2.303 यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा। तो k अपॉन 2.303 क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा अगर ये आप log में लेते हैं तो। एक ग्राफ आप यहाँ से और ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सा, के क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन RT। तो इसको क्या ले सकते हैं, log r0 माइनस log RT, ठीक है। तो आप log RT का भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं टी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, KT अपॉन 2.303 इक्वल टू log r0 माइनस log RT। तो log RT क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन टी टाइम, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, log RT इक्वल टू log r0 माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो आप यहाँ से log RT और t का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ग्राफ होगा, log RT एंड t के बीच में y इक्वल टू
mx प्लस सी। तो सी क्या होगा इसका इंटरसेप्ट, स्लोप कैसा है नेगेटिव, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। स्लोप क्या मिलेगा इसका -k/2.303 और ये क्या होगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होगा इसका log r0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर सपोज कोई रिएक्शन गिवन है, उसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। तो सपोज इनिशियली यहाँ पर कोई रिएक्टेंट गिवन था, ठीक है, उसका कोई हाफ लाइफ था, तो हाफ लाइफ में क्या होगा वो अपनी कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम फर्दर हाफ लाइफ की बात करें, अच्छा अभी हमने बोला कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर यहाँ पे आर कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ अगर 10 मिनट है तो r/2 के लिए भी हाफ लाइफ क्या होगा 10 मिनट ही होगा। तो यहाँ पे भी जो सपोज ये 10 मिनट है तो यहाँ पे भी 10 मिनट में ही क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इसका हाफ क्या होगा r/4, फिर इसका भी हाफ क्या होगा r/8 और इसका भी हाफ क्या होगा r/16। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं T1, T2, T3, T4। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रही है तो ये इस तरीके से वहाँ पे कंपोनेंट अपनी इनिशियल का हाफ होता जाएगा। तो फर्दर हाफ फर्दर हाफ फर्दर हाफ खत्म होने में यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम इसमें लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहेगी, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ क्या होगा RT = R0/2 n क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ, तो 2 की पावर 4 कितना 16। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा R0/16 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से 1/16 यहाँ पे कंसंट्रेशन रह जाएगी। तो ऐसे वाली चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ईजिली और थोड़े से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड है, तो वहाँ पे दो या तीन ही मेथड होते हैं जिससे हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि रेट क्या होता है। तो रेट कैसे आप निकालते हैं, सपोज कोई भी रिएक्शन है यहाँ पर स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B प्लस स्मॉल c कैपिटल C से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप रेट कैसे निकालते हैं, रेट = K A⁴ B⁴ बीटा एंड C⁴ गामा। तो इस तरीके से यहाँ पर रेट को निकाला जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या करेंगे कि हम क्या करें ऑर्डर को कैसे निकालें कि रिएक्शन में कि हम क्या करते हैं कि रिएक्शन में एक होता है पुट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप क्या करिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप रेट लॉ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, कि सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ए से यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, मुझे ए की डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है, सपोज C1 है, C2 है, C3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं ये कंसिडर करूँगा कि ए क्या है 0 ऑर्डर का है। अगर 0 ऑर्डर का है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट क्या होगा, रेट = किसके बराबर K के इक्वल होता है, यानी C1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन T टाइम अपॉन T। तो मैं क्या करूँगा डिफरेंट टाइम इंटरवल में, सपोज यहाँ पे T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, तो C1 माइनस C2 निकालूंगा अपॉन T कर दूंगा तो मेरे को K का वैल्यू मिलेगा। अब C2 माइनस C3 करूँगा अपॉन T कर दूंगा तो यहाँ पे फर्दर K मिल जाएगा। अगर दोनों से K का वैल्यू सिमिलर मिल गया तो मीन्स ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक करेंगे, जहाँ पे आपको K का वैल्यू सिमिलर मिल जाएगा वो रिएक्शन उसी ऑर्डर की होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर कि सपोज ये रिएक्शन आपको गिवन है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले ए की कंसंट्रेशन को वेरी करते हुए बी और सी को कांस्टेंट रखेंगे और रेट का वेरिएशन देखेंगे। तो सपोज इनिशियल रेट आपको दे रखी है K A⁴ B⁴ बीटा एंड C⁴ गामा। ठीक है, दूसरी रेट दे रखी है K तो कांस्टेंट रहेगा, सिमिलर रहेगा। यहाँ पर ये A1 B1 और C1 ले लेते हैं, ये A2 है, B1 है, C1 है, अल्फा बीटा
गामा। तो यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन को वेरी किया है, बी और सी की कंसंट्रेशन को सेम रखते हुए हमने यहाँ पर रेट कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर ए की डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट रेट मिलेगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे, B1 C1 B1 C1 कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 पावर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, सॉरी अल्फा निकालना है तो या तो पावर को कंपेयर कीजिए या फिर हम लॉग भी ले सकते हैं। तो क्या होगा log R1 अपॉन R2 किसके बराबर होगा अल्फा log A1 अपॉन A2। तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा log R1 अपॉन R2 अपॉन log A1 अपॉन A2। तो सिंपल कंपेरिजन के बेसिस पर यहाँ पर रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। एक तरीका होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है कि जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन की पावर n-1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 -1 ये पावर -1 ऊपर जाएगा तो टी हाफ क्या होगा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 है यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या 0 मीन्स ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 - 1 यानी टी हाफ कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको दो डिफरेंट टी हाफ गिवन होंगे, टी हाफ 1 एंड टी हाफ 2। तो यहाँ पे डिफरेंट हाफ लाइफ पर आप क्या करेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे जो भी हाफ लाइफ गिवन है उस पर आप क्या करेंगे, इसका रेशियो लेके n को यहाँ पे इनके बेस को सिमिलर रखते हुए पावर को कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं हाफ लाइफ के बेसिस पर यहाँ पर ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे मेथड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की प्रोग्रेस को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। या फिर हम ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का प्रेशर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैसे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लूँगा, क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करेंगे। जो के होता है वो क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग, जैसे हम बात करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टी टाइम, ये किसका होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही होता है। वैसे ही सपोज कोई रिएक्शन ए से बी यहाँ पर बन रहा है, एन भी बन रहा है, दोनों ही गैसेस कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टी टाइम। ये किसके लिए है रिएक्टेंट के लिए, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। और इसको आप क्या लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी, राइट। तो ये पी इनफाइनाइट क्या होगा टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट मीन्स रिएक्शन खत्म हो गई है, इसका प्रेशर 0 होगा तो इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा तो इसका प्रेशर होगा 0। तो इनफाइनाइट पे प्रेशर किसके बराबर होगा केवल प्रोडक्ट की वजह से होगा। पी नोट क्या होगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पी इनफाइनाइट टोटल प्रेशर एट इनफाइनाइट यानी केवल टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, और पी टी क्या होगा टोटल प्रेशर एट टी टाइम, जिस टाइम पे आपको यहाँ पर रेट कैलकुलेट करनी है उस टाइम का यहाँ पे प्रेशर, जो टाइम यहाँ पे होगा उसी टाइम का टोटल प्रेशर यहाँ पर पुट किया जाता है। तो पी नोट क्या होगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पी टी क्या होगा टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट टी टाइम, ठीक है। तो टी टाइम पे रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर क्या है वो यहाँ पे पुट करना होता है। तो चलिए फटाफट इनके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको रिएक्शन की रेट गिवन है, रिएक्शन गिवन है एक्स ए प्लस वाई बी से जेड सी बन रहा है, बोला गया है इफ माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 1.5 डी सी अपॉन डी टी, देन एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू बताना है। तो रिएक्शन आपको गिवन है एक्स ए प्लस वाई बी से बन रहा है जेड सी, बोला गया है माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन dt इक्वल टू 1.5
dc अपॉन dt। तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया है, तो एक्स वाई जेड आप कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं कि जब आप यहाँ पे ये डिसअपेरेंस को आप रेट ऑफ रिएक्शन में पुट करते हैं, तो जो भी कोफिशिएंट होता है उसको अपॉन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3/2 डी सी अपॉन डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो इसका मीन्स यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? माइनस 1/x डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/y डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ पे 1/z डी सी अपॉन डी टी। तो अगर मैं x को यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पर 1/1 ही होगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर z क्या होगा? 2/3। तो आप ये पुट करें तो ये क्या मिल जाएगा? वहाँ पे 1a प्लस a प्लस b से क्या बन जाएगा? 2/3c। या फिर आप क्या करिए, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? 3a प्लस 3b 2c। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर a b c के कोफिशिएंट क्या है, जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, क्वेश्चन गिवन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट वे एज फॉलो। आपको एक रिएक्शन का रेट दे रखा है, क्या है? 1/2 डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 1/3 डी डी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/4 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। द रिएक्शन कैन बी, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रखा है उसका मीन्स वो क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और जहाँ पे प्लस है इसका मीन्स वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये क्या होगा? b प्लस डी से क्या बनेगा? c प्लस ए। तो एक यहाँ पे इनिशियली इन्फॉर्मेशन तो आपको ये मिल गई। अब जो भी कोफिशिएंट होता है उसको आप अपोन में करके लिखते हैं, तो यहाँ पे अपोन में क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे अपोन में क्या है? 3, यानी d का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। c के साथ अपोन में क्या है? यहाँ पे 2, यानी c का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और a के अपोन में क्या है? यहाँ पे 4, यानी a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है इन ए रिएक्शन N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 विल बी इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, N2 प्लस 3H2 से क्या बनेगा? 2NH3। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। उसमें कोई कोफिशिएंट यूज में नहीं होते हैं। कोफिशिएंट कब यूज में लेते हैं? जब 2 कंपोनेंट की रेट को आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन देखनी होती है। तो यहाँ पे डिसअपीयरेंस ऑफ N2 माइनस डी N2 अपॉन डी टी। डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या होगा? माइनस 1/3 डी H2 अपॉन डी टी। और अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या होगा? 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। राइट, अब अगर मैं रेट की बात करूं तो तीनों के अकॉर्डिंग रेट जो निकाला जाएगा वो सिमिलर होना चाहिए। तो माइनस डी N2 अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा? यहाँ पे ये गलत पुट कर दिया है, इसमें यहाँ पे कोफिशिएंट्स यूज में नहीं होते हैं अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि इसका डिसअपीयरेंस इसके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स है। तो अगर दोनों का इसको 1/3 कर देंगे तो दोनों का रेट क्या हो जाएगा? बराबर माइनस 1/3 डी H2 अपॉन डी टी एंड 1/2 डी NH3 अपॉन डी टी। ठीक है, अब देख लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 आपको कितना गिवन है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन
एंड डिसअपियरेंस ऑफ H2, डिसअपियरेंस ऑफ H2 ये पूछा गया है। तो यहाँ से देख लीजिए आप रेट कैसे बता पाएंगे कि इसका हाफ कर दें तो रेट मिल जाएगा। तो रेट क्या होगा यहाँ पर, dNH3/dt क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 मीन्स 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का रेट आपको मिल गया। अब नेक्स्ट पूछा गया है डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो डिसअपियरेंस ऑफ H2 आपको बताना है। तो डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा यहाँ पे, या तो क्या करते हैं dH2/dt निकालना, तो इसको उधर भेज दें तो 3 टाइम्स ऑफ रेट, या इधर भेज दें 3/2 टाइम्स ऑफ dNH3/dt। तो यहाँ पे माइनस dH2/dt क्या होगा 3/2, इस 3 को इधर भेज दें बिकॉज डिसअपियरेंस क्या होगा ओनली माइनस dH2/dt। यहाँ पे क्या होगा 3/2 dNH3/dt, ये क्या होगा डिसअपियरेंस ऑफ H2 हो जाएगा। तो ये कितना है 3/2 इंटू dNH3/dt कितना है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁴, या फिर 3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 आपको मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको क्वेश्चन रिएक्शंस गिवन है, फॉलोइंग रिएक्शन आपको यहाँ पर डिसअपियरेंस का इंफॉर्मेशन गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन का इंफॉर्मेशन गिवन है, और पूछा है यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होंगे। तो बोला गया है XA से बन रहा है YB। ठीक है, अब इसमें बोला गया है log माइनस dA/dt किसके इक्वल होगा, log dB/dt प्लस log 2। ठीक है, आपको बोला है x:y, x:y का रेशियो क्या होगा, इतना सा इंफॉर्मेशन आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले तो इसका यहाँ पे रेट बात कीजिए। रेट क्या होगा -1/x dA/dt इक्वल टू 1/y dB/dt। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या दे रखा है -dA/dt ही है, यहाँ पे dB/dt ही है, तो ये x को हम उधर भेज दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू -dA/dt इक्वल टू dB/dt इंटू x/y। अब इसका log ले लीजिए तो क्या होगा log -dA/dt इक्वल टू log dB/dt प्लस log x/y। तो x और y का रेशियो आपको मिल गया है। तो log के अंदर जो वैल्यू है वो x:y को रिप्रेजेंट कर रही है। तो x:y क्या होगा यहाँ पे 2:1। तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोला गया है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 रिएक्शन गिवन है, उसमें फॉर्मेशन का रेट आपको गिवन है। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या गिवन है 2SO2 प्लस O2 की रिएक्शन से आपको क्या बन रहा है 2SO3 बन रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, तो रेट दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ SO3 का, यानी dSO3/dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दे रखा है 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, बोला है हैंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रिलेशन आपको गिवन कैलकुलेट करना है। तो रेट क्या होता है -12 dSO2/dt इक्वल टू -dO2/dt इक्वल टू 1/2 dSO3/dt। तो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 पूछा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे हाफ ऑफ dSO3/dt से क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 मिल जाएगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखें यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, एक्टिव मास होता है। आपको ग्राम पर मिनट में आपको रेट दे रखा है
और आंसर भी ग्राम पर मिनट में ही पूछा है। तो पहले हमें जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, DO2/dt कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में मिलेगा। तो ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो ये ग्राम पर मिनट में दे रखा है, ग्राम को मोल पर लीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर पर मिनट में ये आपको दे रखा है। तो पहले इसको मोल पर लीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो 100/80 ये क्या होगा, मोल पर लीटर पर मिनट में आपको इसका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 मिलेगा। तो यहाँ से माइनस DO2/dt क्या होगा, हाफ ऑफ DSO3/dt मीन्स 5/4, ये क्या होगा 5/8 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। अब इसको किस में चेंज करना है, ग्राम पर मिनट में। तो अगर ये मोल्स को ग्राम पर मिनट में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास से। यानी मोलर मास किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32। तो ये क्या होगा, ग्राम पर लीटर पर मिनट। तो ये कितना होगा, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 ग्राम पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 आपको ग्राम पर मिनट पर लीटर में मिल जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन है आपको क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन आपको गिवन है, क्या बोला गया है रिएक्शन में, A प्लस B से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर ऑफ A इज 2। तो इसका ऑर्डर जो गिवन है A का 2 है एंड B का क्या है 3 है। तो अगर मैं रेट लिखना चाहूंगा तो रेट क्या होगा, K A/2 B/3। ठीक है, ये ऑर्डर रेट लो हो जाएगा। When concentration of both is double, the rate will increase by a factor of। तो यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो इनिशियल रेट R1 क्या है, KA² और B3। अब जब यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया है तो आपको रेट पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन डबल करते हुए रेट निकाल लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 × 8 KA² B3। तो ये कितना होगा 32। तो R2 क्या होगा यहाँ पे 32 × KA² B3। तो ये किसके बराबर, रेट 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो यानी जब आप यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो फाइनल रेट इनिशियल रेट का कितना हो जाएगा, ये 32 टाइम्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है फॉर अ रिएक्शन A प्लस B से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। The rate of reaction was double when the concentration of A was double. The rate was again double when concentration of A and B were double the order of the reaction with respect to A and B. तो इनिशियली अगर मैं रेट की बात करूँ तो R1 क्या है, K A/α B/β। दोनों के दो डिफरेंट ऑर्डर यहाँ पर हैं। दोनों का अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा। अब बोला गया है द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डबल। तो यहाँ पे R2 क्या है, R1 का डबल हो गया। वेन कंसंट्रेशन ऑफ A वॉज डबल, तो कंसंट्रेशन ऑफ A डबल कर दिया, अल्फा B को हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, एंड द रेट वॉज अगेन डबल, अगेन R3 2 टाइम्स ऑफ R1 हो गया। वेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वॉज डबल, तो A को भी डबल कर दिया है और B को भी डबल कर दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन। तो मैं पहले 1/2 करूँ तो सिंपल कंपेरिजन के बेसिस पर है। 1/2 क्या होगा, R1/2R1 यानी 1/2। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, A/α B/β/2A/α इंटू B/β। तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, A/α से 1/α यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए तो बचा गया 1/2 = 2/α। तो दोनों की पावर कंपेयर कीजिए तो अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा 1, यानी A किस ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पर A फर्स्ट ऑर्डर में, तो B आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे B 0 ऑर्डर का होगा। फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं R1/R3 अगर कर देता हूँ तो R1 क्या है यहाँ पर K, R3 क्या है 2 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ R1/R3 क्या होगा, R1/2 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू K
ए पावर अल्फा बी पावर बीटा अपॉन के। ए क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए अल्फा और बी क्या है 2 टाइम्स ऑफ बी बीटा, राइट। तो के से के कैंसिल आउट होना है, R1 से R1 कैंसिल आउट होना है, 1/2 अल्फा का वैल्यू क्या है 1, तो a अपॉन 2a इंटू बी बीटा अपॉन बी बीटा से बी बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 1/2 बीटा। तो ये कैंसिल आउट होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, 1/1 इक्वल टू 2 पावर बीटा। तो 2 पावर बीटा इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब बीटा का वैल्यू क्या हो यहाँ पे 0 हो। तो किसी की भी पावर 0 होती तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यानी ए किस ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का, और बी किस ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ अपॉन टी 99.9 पर टी हाफ यानी टी 50% और टी 99.9% का रेशियो क्या होगा। तो टी हाफ क्या है, वो टाइम जिसमें अपनी कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है यानी हाफ खत्म हो जाएगा, और 99.9 यानी अपने इनिशियल का 99.9% खत्म हो चुका होगा। तो टी हाफ क्या होगा, यहाँ पे टी क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 2, यानी अगर हाफ खत्म हो गया तो हाफ ही बचेगा, और यहाँ पे 99.9% खत्म हो चुका है, तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अपॉन आर टी क्या होगा, यहाँ पे आर टी क्या होगा, अगर इनिशियली 100% था तो 100 में से कितना कम हो गया 99.9, तो कितना बचा यहाँ पे 0.1 बचा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियली 100 था तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग, अगर इनिशियली 100 था तो बचा हुआ कितना है 50। यहाँ पे अगर इनिशियली 100 था 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियली अगर 100 था तो रिमेनिंग कितना होगा 99.9 खत्म हो गया इसमें से, तो कितना बचेगा ये 0.1। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करें 2.303 अपॉन के से 2.303 अपॉन के कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2 कितना 0.3 log 2 अपॉन ये कितना होगा log 1000 मीन्स log 10⁻3। ठीक है, सही कर रहे हैं क्या, चेक कीजिए। तो log 2 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0.3 अपॉन log ये क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा, log 10 का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना 0.3 ये डेसिमल हटा दीजिए, तो ये कितना होगा लगभग 1/10 के बराबर। इसका मीन्स ये क्या है 99.9% खत्म होने में जो टाइम लगने वाला है वो 50% यानी हाफ लाइफ का लगभग 10 गुना होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है टी 99.99 अपॉन टी 90%, इन दोनों का रेशियो भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये कितना होगा 2.303 अपॉन टी 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान ले, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना होगा 100 माइनस 99.99 100 माइनस 99.99, तो ये कितना होगा 0.01 ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन अपॉन इसमें क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन 90% खत्म हो गया है, तो बचा हुआ कितना है 10। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, ये 2.303 से ये 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना होगा log 10,000 यानी 10⁻4 अपॉन 10 log 10 का वैल्यू कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका मीन्स यहाँ पे 90% खत्म होने में जितना टाइम लग रहा है और 99.99% खत्म होने में जितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे जितना टाइम लगेगा वो 90% का 4 टाइम्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको in first order reaction the amount of reactant decayed in 3 half life, तो 3 हाफ लाइफ में कितना अमाउंट यहाँ पे डिके हो जाएगा। तो आपको बताया है रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 पावर n क्या होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा आर नॉट अपॉन कितना हाफ लाइफ बोला है 3 हाफ लाइफ, तो 2 पावर 3 यानी आर नॉट अपॉन 8, ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। आपको पूछा गया है कितना अमाउंट डिके हो गया होगा, तो आर टी कैसा होता है आर नॉट माइनस एक्स, एक्स क्या है कितना अमाउंट कम हुआ, तो यहाँ पे आपको एक्स पूछा गया है कितना अमाउंट कम हो गया होगा, तो एक्स क्या होगा आर नॉट माइनस आर टी, तो आर नॉट माइनस आर टी क्या है आर नॉट बाई 8 मीन्स ये कितना होगा 7 आर नॉट बाई 8। ठीक है, तो इतना अमाउंट यहाँ पर डिके हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको
K for zero order reaction is 2 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second. The concentration of reactant after 25 second is 0.5. Then the initial concentration. तो यहाँ पे बिल्कुल easy है, हमें पता है जीरो ऑर्डर में K का वैल्यू क्या होता है R नोट माइनस RT अपॉन T, ठीक है। तो K आपको कितना गिवन है यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इक्वल टू R नोट माइनस RT। क्या बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है कितना है 0.5, कितने सेकंड बाद 25। ये ध्यान रखें, ये भी अगर सेकंड में है इसका यूनिट तो ही आप सेकंड में पुट करेंगे, अगर यहाँ पे ये मिनट में और ये सेकंड में तो आप ये से पुट नहीं कर सकते, दोनों का यूनिट आपको सिमिलर रखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इक्वल टू R नोट माइनस 0.5। तो R नोट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 को इधर लेके आ जाइए तो ये कितना है 0.5 प्लस 0.5, तो ये कितना होगा, इनिशियली कितना रहा होगा, ये 1 मोलर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको, if a first order reaction is completed to the extent of 75% and 50% in time interval t1 and t2, what is the ratio of t1 and t2। तो अभी हमने जो किया है सिमिलर वैसा ही है, तो यहाँ पे t 75% एंड t 50% का रेशियो आपको बताना है, तो t 75% एंड t 50% इनका रेशियो हम देख लें तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन k लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे 75% खत्म हो चुका है यानी 3/4 खत्म हो चुका है तो बचेगा कितना 1/4 R नोट अपॉन 4। तो यहाँ पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन लिखा जाता है 2.303 अपॉन k लॉग R नोट अपॉन R नोट बाय 2। 50% खत्म हो चुका है तो 50% ही बचने वाला है, तो 2.303 अपॉन k से 2.303 अपॉन k कैंसिल आउट हो जाएगा, t 75% अपॉन t 50% कितना होगा, R नोट से R नोट कैंसिल आउट हो गया, log 4 अपॉन log 2 यानी 2 log 2 अपॉन log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 50%, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज ln 2/10 minute inverse, what will be the order of reaction and time taken to change the concentration from 1 molar to 0.25 molar। यस देखिए ऑर्डर बताना है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप यूनिट देखिए के की यूनिट जो भी होगा उसके बेसिस पे आप ऑर्डर इजीली बता सकते हैं। तो टाइम इनवर्स किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर का, तो मिनट इनवर्स किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के आपको दे रखा है, के कितना है ln 2/10, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन टाइम टेकन टू चेंज 1 मोलर से कहाँ पे जा रहा है 0.25 मोलर, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। तो 1 मोलर से 1/2 और 1/2 से 1/4 यानी 0.25 मोलर, यानी कितना, ये T1 फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकेंड हाफ लाइफ, तो कितनी हाफ लाइफ 2 हाफ लाइफ यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड टाइम टेकन, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम पता लग जाएगा कितना टाइम में ये 0.25 होने वाला है। तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के और 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के, ये आपको बताया था, ठीक है। के का वैल्यू क्या है ln 2/10 यानी ln 2 मीन्स 2.303 log 2 अपॉन 10, तो log 2 क्या होगा 0.3 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना है 2.303 इंटू 0.3 अपॉन के का वैल्यू कितना है 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 10, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। तो टी हाफ कितना हुआ 10 मिनट हुआ। अगर एक हाफ लाइफ 10 मिनट का है तो 2 हाफ लाइफ कितना होगा, टाइम टेकन फॉर 1 मोलर टू 2.25 मोलर, तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है 20 मिनट, यानी 2 हाफ लाइफ के बराबर का टाइम यहाँ पर कंज्यूम होने वाला है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2 सब्सटेंस ए एंड बी दे रखा है, उनके टी हाफ गिवन है, टी हाफ 5 मिनट 15 मिनट आर टेकन इन सच अ वे दैट इनिशियली ए इज 4 टाइम्स ऑफ बी, द टाइम आफ्टर विच बोथ द कंसंट्रेशन विल बी इक्वल इज। तो आपको बताना है कि इस टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया। बोला गया है ए है और बी है, ए का टी हाफ आपको गिवन है कितना है 5 मिनट एंड बी का टी हाफ आपको गिवन है कितना है 15
मिनट। ठीक है, और बोला है इनिशियली ए कितना है 4 टाइम्स ऑफ बी के बराबर है। आपको बताना है किस टाइम पर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हाफ लाइफ होगा 5 मिनट, तो 5 मिनट में ए कितना हो जाएगा a/2। a/2 मीन्स 2b के इक्वल 4b/2 यानी 2b के इक्वल। यहाँ पे जब इसका फर्स्ट हाफ लाइफ होगा यानी 15 मिनट, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा b/2। ठीक है, तो अभी इसमें फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ है बी के बराबर। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो अभी मैं इसको और कम कर देता हूं, तो ये बी हो जाएगा कितने में, नेक्स्ट 5 मिनट में, और फिर अगेन b/2 हो जाएगा नेक्स्ट 5 मिनट में। तो ये 15 मिनट में b/2 हुआ, ये भी 15 मिनट में कितना हो गया b/2 के इक्वल। तो 15 मिनट में दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको बोला गया है, देखिएगा यहाँ पे अब कंसंट्रेशन को कंपेयर करके आपको बताना है, ऑर्डर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो बोला गया है डेटा गिवन आपको a+b, पहले मैं डेटा लिख देता हूं, a+b से बन रहा है यहाँ पर c। बोला गया है एक्सपेरिमेंट में a b का कंसंट्रेशन और रेट का इंफॉर्मेशन गिवन है। तो a कितना है 0.012, 0.024, 0.012, 0.024, b गिवन है 0.035, 0.035, 0.070 एंड 0.070। रेट गिवन है 0.1, 0.8, 0.1, 0.8। तो आपको बताना है रेट लो क्या होगा इसके लिए। तो रेट लो के लिए आपको दोनों का ऑर्डर यहाँ पे बताना होगा। तो के मैं लेता हूँ, रेट क्या होगा k a पावर अल्फा b पावर बीटा के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे इनिशियली रेट कितना है, r1 कितना है 0.1 इक्वल टू k, a का कंसंट्रेशन कितना है 0.012, अल्फा, बी का कितना है 0.035 बीटा। ठीक है, और सेकेंड रेट कितना है 0.8 इक्वल टू के 0.024 अल्फा एंड 0.035 बीटा। तो अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/8, कितना हो जाएगा ये 1/2 पावर अल्फा के बराबर। तो अल्फा कितना होगा यहाँ पे 3 के इक्वल, राइट। तो फर्स्ट मेरे को यहाँ पे मिल गया, ए का ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। अगर मैं बी का ऑर्डर निकालना चाहूँ तो अगेन फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन फर्स्ट से थर्ड में वेरी हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड की रेट का मैं रेशियो ले लूँ तो कितना है, रेट कितना है 0.1, रेट में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे R1 अपॉन R3 कितना होगा 0.1 अपॉन 0.1 इक्वल टू कितना होगा K 0.012 पावर कितना है इसका ऑर्डर 3 इंटू 0.035 पावर 1 अपॉन K 0.012 पावर 3 एंड 0.70 पावर बीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 1/1 किसके बराबर 1/2 पावर बीटा के बराबर। तो बीटा का वैल्यू क्या हो कि इनका रेशियो 1 हो जाए, तो बीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो रेट लो क्या होगा, रेट लो विल बी इक्वल टू के a पावर 3 एंड b पावर 0। तो ये रेट लो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गिवन आपको a से बन रहा है प्रोडक्ट और बोला है -dA अपॉन dt का इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है k के बराबर, और आपको गिवन है डिफरेंट टाइम पर, टाइम मिनट में गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ A 0, 5, 10, 15 मिनट का इंफॉर्मेशन गिवन है। इस पे कंसंट्रेशन गिवन है 20 मोल पर लीटर, 18 मोल पर लीटर, 16 मोल पर लीटर, 14 मोल पर लीटर बोला है यहाँ पे। 20 मिनट रेट विल बी, रेट क्या होगा 20 मिनट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, ये देखिएगा कि यहाँ पर ये -dA/dt रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, k के बराबर। यानी ये ऐसा कब होता है, रेट कांस्टेंट कब होती है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका मीन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट होता है, तो आप किसी भी टाइम पे रेट लीजिए, सब टाइम पे रेट बराबर होगा। तो मैं क्या करूँ, जहाँ पे मुझे कैलकुलेशन ईजी लगेगी मैं वहाँ पे कर दूंगा। तो रेट क्या होता है इसका इक्वल टू k मीन्स R0 माइनस RT अपॉन T के इक्वल। तो R0 कितना है यहाँ पर 20 माइनस 18 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पर 5 मिनट। तो ये कितना होगा 2/5 मीन्स 0.4 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये इसका रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको अ रिएक्शन A से 2B आपको बन रहा है, C इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द प्रेशर आफ्टर 20 मिनट and after very long time are
150 and 225 mm of Hg, the value of rate constant and pressure after 40 मिनट। तो रिएक्शन में क्या है, A है सॉलिड, इससे क्या बन रहा है यहाँ पर 2B बना गैसियस में प्लस C बन रहा है गैस में। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान दें कि ये तीनों कंपोनेंट क्या है, ये दोनों कंपोनेंट गैसियस है और ये सॉलिड है। ठीक है, द प्रेशर आफ्टर 20 मिनट, तो T इक्वल टू 0 पर इन दोनों की वजह से प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज ये तो बने ही नहीं। T इक्वल टू 20 मिनट पे बात करें तो इसकी वजह से प्रेशर, यहाँ पर हम इसकी वजह से प्रेशर x ले लें, ये 2x ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से प्रेशर आपको बोला है 20 मिनट पे कितना दे रखा है 150 mm ऑफ Hg एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मीन्स इनफाइनाइट की बात की गई है, तो इसका प्रेशर P है तो ये कितना होगा 2P, तो 2P प्लस P यानी 3P, दोनों का वैल्यू कितना गिवन है 225 mm ऑफ Hg। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड प्रेशर आफ्टर 40 मिनट, तो रेट कांस्टेंट पूछा गया है तो K क्या होगा 2.303 अपॉन T लॉग P इनफाइनाइट माइनस P नॉट अपॉन P इनफाइनाइट माइनस P टोटल। तो इनफाइनाइट पर प्रेशर कितना है 225, इनिशियल कितना होगा, रिएक्टेंट का तो क्या है 0 है, तो P नोट क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, तो इसको 0 पुट करेंगे, सो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन कितने मिनट की बात की है 20 मिनट की, लॉग P इनफाइनाइट कितना है 225 माइनस 0 अपॉन 225 माइनस टोटल प्रेशर कितना है 150, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 75, 225 अपॉन 75 कितना होगा 3, तो ये कितना होगा 2.303 अपॉन 20 log 3 मीन 0.47। ठीक है, K का वैल्यू मिल गया। अब आपको पूछा है प्रेशर आफ्टर 40 मिनट, तो 40 मिनट पे टोटल प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर आफ्टर 40 मिनट यानी 20 पे दे रखा है, इनफाइनाइट पे दे रखा है, 40 पे पूछा है, तो हम टाइम कौन सा लेंगे 40, तो टोटल प्रेशर कौन सा मिलेगा 40 वाला, सो K कितना है 2.303 अपॉन 20 log 3 इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना होगा 40 मिनट के लिए पूछा गया है, लॉग P इनफाइनाइट तो कितना रहेगा 225 ही रहेगा माइनस 0 अपॉन 225 माइनस P टोटल। ये 40 मिनट पे टोटल प्रेशर आपको मिलेगा 2.303 अपॉन 20 से ये 1/2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 2 log 3 का वैल्यू हमें पता है, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 log 3 को log 3 स्क्वायर किसके बराबर log 225 अपॉन माइनस P टोटल, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो ये लॉग हट जाएगा 3 स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे तो और P टोटल यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको सिमिलर यहाँ पे प्रेशर के बेसिस पर क्वेश्चन गिवन है 373, द गैसियस रिएक्शन गिवन है, A से बन रहा है क्या 2B प्लस C यहाँ पर बन रहा है, फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विथ प्योर A, द टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ 10 मिनट वाज 176। अब सभी गैसेस कंपेयर तो इनिशियल प्रेशर क्या था P नॉट था, T इक्वल टू 0 पर, P नॉट में से कुछ कम होगा X, ये प्रोड्यूस होगा 2X एंड X, राइट। जब इनफाइनाइट आएगा तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 2P नॉट एंड ये होगा P नॉट। ठीक है, द टोटल प्रेशर एट द एंड ऑफ 10 मिनट, तो ये हम 10 मिनट की बात करें तो 10 मिनट के एंड पर टोटल प्रेशर मीन्स इन तीनों का सम कितना होगा, यहाँ पर इन तीनों का सम है आपको 176 एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम 270 mm ऑफ Hg। द प्रेशर एट द एंड ऑफ 10 मिनट, तो 10 मिनट के एंड पे यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, द प्रेशर ऑफ A, तो A का प्रेशर पूछा मीन्स P नोट माइनस X का वैल्यू पूछा गया है, तो हमें पहले P नोट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 3P नोट किसके बराबर होगा, ये 270 के बराबर, यानी P नोट कितना होगा यहाँ पे 90 के बराबर। ठीक है, तो P नोट का वैल्यू मिला, P नोट का वैल्यू मिल गया, अगर आपको X का वैल्यू मिल जाता है तो यहाँ पे P नोट माइनस X का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। इन तीनों का सम कितना होगा P नोट प्लस 2X कितना है ये 176 के बराबर, सो 2x कितना होगा 90 को उधर भेज दें तो कितना होगा 86, तो x कितना हो जाएगा 43, तो x आपको मिल गया 43, P नोट आपको पता है 90, तो P नोट माइनस x मीन्स 90 माइनस 43 कितना हो जाएगा ये 47 के इक्वल, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको इन द रिएक्शन गिवन है NH4NO2 की रिएक्शन है, N2 प्लस H2O बन रहा है। ठीक है, NH4NO2 एक्वस आपको गिवन है, N2 गैस और H2O लिक्विड है।
The volume of N2 after 20 minutes and after a long time is 40 ml and 70 ml respectively the value of rate constant। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर इसका, अब यहाँ पे ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो प्रेशर तो किसकी वजह से होगा, N2 की वजह से। बट जब टाइम 0 है तो N2 का प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। जब टाइम यहाँ पर 20 मिनट है तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, हम लेते हैं x ले लेते हैं, और जब यहाँ पे टाइम इनफाइनाइट है मीन्स रिएक्शन खत्म हो गया तो इसकी वजह से प्रेशर हम p ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है 20 मिनट पे जो प्रेशर है वो कितना है, वॉल्यूम है वो 40 ml है, प्रेशर क्या, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 40 ml है जब 20 मिनट है, और यहाँ पे कितना है, 70 ml है। ठीक है, तो अब आपको पूछा है रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो बिल्कुल इजी है। तो रेट कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे, के क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टी टाइम, या फिर आप इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टी टाइम भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब इसी को आप प्रेशर के जो प्रेशर था उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टोटल। तो यहाँ पे प्रेशर को आप क्या करेंगे, वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे, प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो के क्या होगा, 2.303 अपॉन टी क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज कंसंट्रेशन आप क्या, यहाँ पे जिस तरीके से वेरिएशन प्रेशर का हो रहा है उसी तरीके से आप यहाँ पे वेरिएशन वॉल्यूम का भी ले लेंगे, इनिशियल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट टी टाइम, और इसको आप वॉल्यूम को जब डेराइव करेंगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है वी इनफाइनाइट अपॉन वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टोटल। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना है यहाँ पे 20 मिनट, लॉग वी इनफाइनाइट कितना होगा यहाँ पे 70 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0 अपॉन 70 माइनस टोटल वॉल्यूम कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 70 अपॉन 30। तो के क्या होगा 2.303 अपॉन 20 लॉग 70 अपॉन 30 या 7/3 आपको यहाँ पर के मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अरेनियस इक्वेशन। यस, देखिए अरेनियस इक्वेशन में हमें क्या बताया था, हमने यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी किया था, और ये देखा था कि जो रिएक्शन की रेट है वो किस बात पे डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट है दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो होता है एनर्जी बैरियर एंड होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर मीन्स वहाँ पे कोई भी जब दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट होते हैं तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से कोलेट करते हैं, जैसे आप SN2 मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। सेकेंड आता है यहाँ पर एनर्जी बैरियर, कि यहाँ पे रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो वहाँ पे उसके पास एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो खुद की एनर्जी के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम दो तरह की रिएक्शन के बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे एनर्जी का, यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टेंट क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को लूज कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी था, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। राइट, अब हमें अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है तो रिएक्टेंट का एनर्जी इतना है, तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजना है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट का एनर्जी इतना है, तो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट के जो एंथैल्पी में डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम डेल्टा H की बात करें, डेल्टा H को आप कैसे निकालेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, बिल्कुल आपको पता होगा। डेल्टा H कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इतना है, और रिएक्टेंट का कितना है, इतना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम ये एक्टिवेशन एनर्जी से निकालना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या दे देगा आपको, एंथैल्पी चेंज दे देगा। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक में बात करें, एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट का एंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी है, राइट। तो अगर प्रोडक्ट को बैकवर्ड एक्शन भेजना है तो प्रोडक्ट को इतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो कम में से ज़्यादा को माइनस करें तो ये डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पे इसको एक्टिवेशन एनर्जी से निकालना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन फॉरवर्ड का इतना है, बैकवर्ड का इतना है, तो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें आरएनएस थ्योरी में क्या बताया गया था कि यहाँ पर जब रिएक्टेंट आपस में कोलेट करते हैं तो उनके कोलिजन से क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहाँ पर जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलेट कर रहे होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उसे हम क्या बोलते हैं, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलेट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसका कुछ अमाउंट ऑफ कुछ फ्रैक्शन ही वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और जितने फ्रैक्शन वहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वही किसको डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या इफेक्टिव कोलिजन के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो किसके थ्रू, माइनस ई ए अपॉन आर टी के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटा दें तो के होगा यहाँ पर ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो जो के होता है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट। ए क्या होगा, आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस कांस्टेंट होता है जिसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। ई होगा एक्टिवेशन एनर्जी, आर होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होगा यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस आरएनएस इक्वेशन का लॉग ले लें ln 10 0 ई बेस पर, तो क्या होगा, ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे ln के और 1 अपॉन टी के बीच में आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ln के 1 अपॉन टी के बीच में क्या ग्राफ होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इसका स्लोप क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वल। अगर 10 बेस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.303 भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करें तो रिवर्सिबल यानी फॉरवर्ड में भी जा रहा है, बैकवर्ड में भी आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अगर हम के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, ए फॉरवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें तो के बैकवर्ड क्या होगा, ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर माइनस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी, राइट। दोनों का रेशियो ले लें, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो ये के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। क्या होगा इनका रेशियो, ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर, रेशियो लेंगे तो इसको उधर भेज दें, क्या होगा, माइनस ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी प्लस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी, यही होगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पर के इक्विलिब्रियम इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इक्वल टू यहाँ पर ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी। ई फॉरवर्ड और ई बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। तो आपको ये के क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो ये के को आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर हम एंडोथर्मिक के लिए बात करें, फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम यहाँ पे किसका, इधर के इक्वेशन क्या है, के इक्वल टू ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, लॉग ले लें, क्या होगा, एल एन के इक्वल टू एल एन
ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ पे ln के और 1 अपॉन टी के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ln के और 1 अपॉन टी के बीच में, तो ये क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप कैसा होगा यहाँ पर, डिपेंड करेगा साइन पर। एंडोथर्मिक में साइन कैसा होता है डेल्टा एच का, पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। किसके केस में, एंडोथर्मिक में। और अगर यही हम ग्राफ एक्सोथर्मिक में ले लें तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा यहाँ पर, ln के और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। इसका स्लोप क्या होगा, वही माइनस डेल्टा एच अपॉन आर होगा, बट हम यहाँ पे इसको विथ साइन पुट करेंगे बिकॉज एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है यहाँ पर, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच को विथ साइन पुट करेंगे तो स्लोप कैसा हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के बेसिस पर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर बात करते हैं कैटलिस्ट के लिए। हमें क्या रिलेशन मिला के का, के इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और एब्सेंस में हो रही है तो हमें पता है कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर हम इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हम एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के बारे के लिए लिख देते हैं के ए मीन्स एब्सेंस। के किसके बराबर होगा, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, के कैटलिस्ट इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी। तो अगर हम यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लें 1 और 2, अगर दोनों का रेशियो ले लें 2:1, तो अगर यहाँ से 2:1 का रेशियो लें तो 2:1 का रेशियो क्या होगा यहाँ पे, के इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन के इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ई माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी अपॉन ई पावर ई ए एब्सेंस अपॉन आर टी। तो इसको ऊपर ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ई पावर ई एब्सेंस माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी। राइट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ई की पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मीन्स के इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, के एब्सेंस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे बोला जाए कि हम यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के एब्सेंस में रेट को बराबर करना चाहते हैं तो टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा, कि अगर हम रेट को इक्वल करना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमें टेम्परेचर का वेरिएशन क्या करना होगा। तो हम के एब्सेंस की बात करें किसके बराबर, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और के प्रेजेंस में क्या होगा, के कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किसके बराबर, ए ई रेज टू पावर माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी। दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं, के एब्सेंस एंड के कैटलिस्ट को अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं तो किसके बराबर, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। T1 दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, बिकॉज अगर दोनों की रेट इक्वल करनी है तो टेम्परेचर तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो माइनस ई अपॉन आर टी वन इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी टू। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, बोथ साइड लॉग ले लें तो क्या होगा, ये माइनस ई ए अपॉन आर टी वन इक्वल टू माइनस ई सी अपॉन आर टी टू। तो आर से आर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ई इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन टी वन इक्वल टू ई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन टी टू। तो ये इस रेशियो के बेसिस पे आप यहाँ पे वो टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसपे कैटलिस्ट का रेट, या फिर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आप अगर इन दोनों रेट को आपस में बराबर करना है तो आपको इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन देखते हैं। गिवन आपको द रेट कांस्टेंट, the activation energy and the frequency factor of a chemical reaction at 25 degrees Celsius are 3 into 10 to power minus 4 per second, 104.4 kilojoule per mole and 6 into 10 to power 14 per second respectively. The value of rate constant at t infinite, जब t infinite हो गया होगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो ये बिल्कुल इजी है, हम इस रिलेशन से देख सकते हैं कि क्या होता है, a e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है यहाँ पे, 1 अपॉन टी मीन्स 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, ये 0 होगा। तो के क्या होगा, ए ई रेज टू पावर माइनस 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 के बराबर। तो के किसके बराबर होगा,
ए के बराबर। तो के का वैल्यू क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो आपको क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो के का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 × 10⁻14। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 60 किलोजूल पर मोल एंड एंथैल्पी -20 किलोजूल पर मोल। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो एंथैल्पी किसके बराबर होगा, डेल्टा एच किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो डेल्टा एच किसके बराबर है, -20 के बराबर। ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड कितना दे रखा है आपको 60 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 60 + 20 मीन्स 80 किलोजूल पर मोल। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा तो भी सिंपली आप डायग्राम के थ्रू देखें, रिएक्शन कैसी है, डेल्टा एच नेगेटिव है मीन्स रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे बैकवर्ड एक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी, एंथैल्पी डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट गिवन है आपको द EA of a reaction in presence of catalyst is 4.15 kilojoule per mole and in absence of catalyst is 8.3 kilojoule per mole. What is the slope of plot ln k versus 1/t in absence of catalyst? So slope of ln k versus 1/t, तो k क्या होता है यहाँ पर a e⁻−EA/RT। तो ln k और 1/t के बीच में तो ln लेना पड़ेगा, ln k = ln a -EA/RT। तो y = mx + c, y = mx + c। तो स्लोप क्या होगा इसका, किसके बराबर, -EA/R के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, ln k के साथ ही स्लोप दे रखा है। तो EA का वैल्यू कितना गिवन आपको, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो EA का वैल्यू कितना है, -8.3 × 10⁻³ किलो जूल था, अपॉन R का वैल्यू कितना होगा 8.3 के बराबर, राइट। तो ये कितना होगा -1000। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहाँ पे प्लस 1000 होगा, बट आपको माइनस और प्लस दोनों साइन दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप कैसे डिसाइड करते हैं। कि जब भी आपको कोई रिएक्शन दे रखी है मल्टी स्टेप रिएक्शन, कि हम यहाँ पे अरेनेस इक्वेशन की बात करते हैं, तो अरेनेस इक्वेशन में हम बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की और ऑर्डर की। तो पहले हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि रिएक्शन में जितने कंपोनेंट या रिएक्ट हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे रिएक्टेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और ऑर्डर क्या होता है कि रिएक्शन की रेट किस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो जब भी हम यहाँ पे रिएक्शन की मैकेनिज्म या रेट लो डिसाइड करते हैं, तो रेट लो हम किस के थ्रू डिसाइड करते हैं, जो भी स्लो स्टेप होती है उसके थ्रू यहाँ पे रिएक्शन का रेट लो डिसाइड किया जाता है। जो भी स्लो स्टेप होगी, बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी स्लो स्टेप होगी उसके थ्रू हम यहाँ पर रिएक्शन का रेट लो डिसाइड करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। गिवन है आपको फ्रॉम द मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर अ रिएक्शन। तो रिएक्शन गिवन है 2A + B से बन रहा है D + E, ठीक है। तो ये रिएक्शन गिवन है। तो स्टेप 1 आपको गिवन है A + B से बन रहा है C + D, ये स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप में A + C से बन रहा है क्या, E, ये फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है या रेट लो है वो स्लो स्टेप के थ्रू डिसाइड होता है, फास्ट के थ्रू डिसाइड नहीं होता है। तो रेट लो बोलेंगे। तो रेट लो में यहाँ पे इनके जो स्लो स्टेप में जो भी कोएफिशिएंट होते हैं वो किसको डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। तो ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी का कोएफिशिएंट क्या है 1 स्लो स्टेप में, तो इसका रेट लो क्या होगा, रेट = k A⁻1 B⁻1। तो ये इसका रेट लो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। गिवन आपको द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज फॉर अ रिएक्शन। तो एक डिफरेंट रिएक्शन आपको दे रखी है। तो 2A + B से D + E बन रहा है। किसी रिएक्शन के लिए एक मैकेनिज्म तो ये दे रखा है कि दे रखा है 2 × 10⁻1 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड, और दे रखा है A + B से बन रहा है C + D। इसके लिए K आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻6 लीटर पर मोल पर सेकेंड,
एंड थर्ड मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पर A+C से E बन रहा है। इसका K आपको दे रखा है कितना 2 × 10⁻³ अब आपको बोला गया है द रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट लो क्या होगा? तो अभी जस्ट आपको बताया कि जो रेट होती है वो किसके थ्रू डिसाइड होती है? स्लो स्टेप के थ्रू। तो रेट लो भी किसके थ्रू डिसाइड होता है? स्लो स्टेप के थ्रू। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी वही आपको रेट लो एक्सप्रेशन के लिए यूज में लेना है। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो जिसका K सबसे कम होगा वो रेट क्या होगी? सबसे स्लो होगी। वो रिएक्शन क्या होगी? सबसे स्लो होगी। तो इसका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो सबसे छोटा है, तो इसका रेट भी क्या होगा? सबसे स्लो होगा। तो मैं अगर रिएक्शन की रेट लिखना चाहूँ तो क्या होगा? K × A⁻1 B⁻1। तो जो भी यहाँ कोफिशिएंट होंगे वही क्या होगा? यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो जो सबसे स्लो स्टेप होती है उसमें जो भी कोफिशिएंट है वो उस रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करता है, और जो भी कोफिशिएंट है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट का ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी स्लो स्टेप होती है वही रिएक्शन का रेट लो डिसाइड करता है, वही रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, उसमें जो भी कोफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। और अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में खत्म होती है तो उस मल्टीपल स्टेप में जो भी स्लो स्टेप होगी वही किसको डिसाइड करेगी? ऑर्डर को डिसाइड करेगी, राइट। तो उस रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट के कोफिशिएंट है उसके थ्रू आप रिएक्शन का ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है, चलिए फाइनली एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 + B2 से बन रहा है 2AB। फॉलो द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। तो आपको मैकेनिज्म गिवन है A2 से बन रहा है A+A, रिएक्शन ये फास्ट है। देन फिर बोला गया है A+B2 से बन रहा है AB+B, ये स्लो स्टेप है। एंड थर्ड बोला गया है A+B से बन रहा है AB, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब बोला गया है द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हम किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? स्लो स्टेप के थ्रू। अब यहाँ पे ये स्लो स्टेप है, ठीक है, बट यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर लिखते हैं तो जो ऑर्डर होता है या जो जब भी आप रेट लो लिखते हैं तो रेट लो में या तो रिएक्टेंट आएगा या प्रोडक्ट आएगा, कभी इंटरमीडिएट नहीं आता। इंटरमीडिएट कौन होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो कंप्लीट रिएक्शन में नहीं हो। कंप्लीट रिएक्शन ये है, ये तो इसकी क्या है, डिफरेंट स्टेप से ये कंप्लीट रिएक्शन है। A2, B2 और 2AB, ये यहाँ पे 3 कंपोनेंट है जो यहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। अब अगर मैं बात करूँ ये स्लो स्टेप है तो मैं रेट लो किसके थ्रू डिसाइड करूंगा? स्लो स्टेप के थ्रू। तो यहाँ पे रेट क्या होगा? K A × B2। बट मुझे पता है यहाँ पे जो A है वो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो मुझे रेट लो में से इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट कहाँ से आ रहा है वो देखिए, इंटरमीडिएट ये फर्स्ट रिएक्शन से आ रहा है जो कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग के इक्विलिब्रियम क्या होगा? A × A/A2। तो मेरे को यहाँ से इस A का वैल्यू इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट लेना होगा और उसे यहाँ प्लेस करना होगा। तो A² किसके बराबर होगा? K इक्विलिब्रियम अपॉन A2। तो A कितना होगा? √K इक्विलिब्रियम × A2 के इक्वल। तो ये मेरे को A का वैल्यू मिलेगा, A को यहाँ प्लेस करेंगे तो रेट लो क्या हो जाएगा? K √K इक्विलिब्रियम × A2 पावर हाफ × B2। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 + हाफ यानी 1.5। क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये कुछ टॉपिक्स से जो कुछ क्वेश्चन से जो केमिकल काइनेटिक्स से अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं। अक्सर यहाँ पे ये जो टॉपिक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।